हम पढ़ रहे थे स्वचालन का विकास। तो हम बता दें आपको कि 1400 से 1500 तक धातु कार्यों में जल शक्ति का प्रयोग किया गया। उसके बाद फिर 1500 से 1600 के बीच में लेथ का खोज किया गया लकड़ी को काटने के लिए। तो लकड़ी को काटने के लिए हम क्या करते हैं, लेथ मशीन का प्रयोग किए। और लेथ मशीन जो विभिन्न प्रकार की मशीनन संक्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो 1500 से 1600 ईस्वी में हम लेथ का प्रयोग किए लकड़ी को काटने के लिए। फिर 1650 से 1800 में धातु प्रक्रम के लिए लेथ ड्रिल मिलिंग मशीन का निर्माण हुआ। मतलब कि 1600 से लेकर 1800 के बीच में धातु के विभिन्न प्रक्रमों के लिए, और ये जितने भी प्रक्रम हैं सब मशीनिंग के ही हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, मिलिंग, मशीनिंग प्रक्रम के लिए हम क्या कर लिए, लेथ का प्रयोग करने लगे। ठीक। तो सबसे पहले लकड़ी को काटने के लिए हम यूज़ किए थे 1500 से 1600 में, और 1600 से 1800 में हम ड्रिलिंग मिलिंग मशीन के प्रयोग के लिए हम लेथ का प्रयोग किए। फिर 1800 से 1850 में अब आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है टेक्सटाइल उद्योग के लिए ऑटोमेटिक टूल की खोज। तो 1800 से 1850 में टेक्सटाइल उद्योग के लिए हमको क्या करना पड़ा, ऑटोमेटिक टूल की खोज करनी पड़ी। तो टेक्सटाइल उद्योग का मतलब जो आपकी फैब्रिक की इंडस्ट्रीज़ होती है, जहाँ पे कपड़े का निर्माण होता है टेक्सटाइल में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन के लिए हम खोज किए कि ऐसी मशीन रहे जो इनको आसानी से कम समय में अति शुद्धता के साथ उत्पाद बनाने की क्रिया करे। तो उसके लिए हम लोगों ने खोजा, ऑटोमेटिक टूल खोजा 1800 से 1850 में। फिर आप देखिए रोबोट की खोज की गई 1925 में। रोबोट की खोज कब की गई, 1925 में। तो रोबोट की खोज हम लोग किए 1925 में। उसके बाद 1930 में मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र मशीन की खोज। मास का मतलब होता है बहुत बड़े में, मतलब बल्क में, जहाँ पे बल्क में हम प्रोडक्शन करेंगे, बहुतायत में, मतलब कोई उत्पाद बन रहा है और उसकी संख्या कम नहीं बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मास प्रोडक्शन। ऐसा उत्पादन जहाँ पर किसी उत्पाद की संख्या बहुतायत में हो वो मास प्रोडक्शन कहलाती है। तो मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र मशीन वह मशीन होती है जो किसी भी उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होती है। ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर मास प्रोडक्शन में जो कि उत्पाद आपका बहुतायत में बन रहा है, उसमें हम विभिन्न प्रकार के आदमियों का प्रयोग ना करके मशीन का प्रयोग कर रहे हैं कि वह उसको आसानी से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुँचाने में हमारी मदद करे। तो ऐसी मशीन को हम लोग कहते थे, क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र मशीन, और वो प्रोडक्शन कहलाता है मास प्रोडक्शन। तो 1930 में आपका मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र मशीन खोजी गई आपकी। ठीक। फिर है 1940 से 1950। 1940 से 1950 में हम किसकी खोज किए, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की खोज। ठीक। तो 1940 से 1950 में ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की खोज। इस अवधि में सर्वप्रथम स्वचालन शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि अभी तक कहीं भी स्वचालन शब्द का प्रयोग इस अवधि में नहीं कर रहे थे। और ये अवधि शुरू हुई थी आपकी 1400 से, लेकिन उसको हम अपने बोलचाल की भाषा में लाए थे 1940 से और 1950 के बीच। ठीक। मतलब कि हमारी आज़ादी के बीच के समय में हम उसका नाम रखे स्वचालन। तो स्वचालन शब्द का जो बोलचाल अपने बोलचाल की भाषा में लाया गया वो 1940 से 1950 के मध्य में ही लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस युग में ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की खोज, तो इस अवधि में इन सारी चीज़ों को खोजा गया। ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें थीं वो सब किसके माध्यम से थीं, आपकी ये सारी चीज़ें स्वचालन के माध्यम से ही थीं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह स्वचालित निकाय के द्वारा ही पूर्ण हो रही है। ठीक। तो ये माना जा सकता है कि स्वचालित निकाय जो होगा वो आपका इसी के आधार पर कार्य करेगा। ठीक है। तो फिर ये चीज़ें जो हैं, जो 1940 से 1950 के बीच में हम स्वचालन शब्द को अपने प्रयोग में लाए, तो उस समय ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर को खोजा गया और इसी समय हम स्वचालन शब्द को अपने प्रयोग में लाना शुरू किए थे। फिर आते हैं
1950 से 1960 में न्यूमेरिकल कंट्रोल को मशीन टूल में प्रयोग किया गया। अब देखिए 1950 से 1960 में हम न्यूमेरिकल टूल को क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल को मशीन टूल में प्रयोग किया गया। ठीक, जो मशीन टूल है हम न्यूमेरिकल कंट्रोल में प्रयोग करते हैं उत्पाद को बनाने के लिए, इस सत्र में उसको लाया गया, जो आगे चलकर सीएनसी में परिवर्तित हो गया, जो आने वाले समय में क्या हो गया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल में जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो वो सीएनसी का ही निर्माण करती है। तो वही चीज़ है कि 1950 से 1960 में न्यूमेरिकल कंट्रोल को मशीन टूल में प्रयोग किया गया, जो आगे चलकर सीएनसी में परिवर्तित हो गई। फिर है 1960 से 1970, जो इस सत्र में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स, आप लोग देखते होंगे कि हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स के मीडिया के आइटम्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं और इन चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही थी। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत होने की वजह से ही ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, औद्योगिक रोबोट एवं प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर की खोज। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर जो होता है, इसे शुद्ध भाषा में हम लोग कहते हैं पीएलसी। पीएलसी जो होता है वो कंप्यूटर में जिस प्रकार से आपका सीपीयू लगा होता है, ब्रेन होता है, उसी प्रकार प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर जो होगा वो सारी क्रियाओं को संचालित करेगा और सही ढंग से कार्य करने के लिए क्रियान्वित करेगा। अगर पीएलसी हटा दिया जाए कंट्रोल सिस्टम से तो आपका पूरा कंप्यूटर बैठ जाएगा और वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर एक उपकरण है जिसके द्वारा न्यूमेरिकल कंट्रोल की सारी गतिविधियों को हैंडल किया जाता है। इसके न रहने से वह मात्र एक डिब्बे के समान कार्य करता है। ठीक, तो अब आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, औद्योगिक रोबोट एवं प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर की खोज की गई 1960 से 1970 में। फिर 1970 से 1980 में इसमें मिनी कंप्यूटर तथा उत्पादन प्रक्रम का प्रयोग किया गया। 1970 से 1980 में मिनी कंप्यूटर और उत्पादन प्रक्रम का उपयोग शुरू हो गया। फिर 1980 से 1990 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की गई। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। सिंपल सी चीज़, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कृत्रिम हो, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता। मतलब कि हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को संचालित करते हैं और वो उसी के अनुसार उसको कार्य को करता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम कंप्यूटर के द्वारा निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आएंगी जब उनको हम प्रोग्राम, उनके भाषा, उनके लैंग्वेज, उनके सॉफ्टवेयर, उनकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे। फिर है कि 1970 से 1980 में मिनी कंप्यूटर तथा उत्पादन प्रक्रम चलन में आया। 1980 से 1990 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की गई। फिर 1990 से 2000 में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM, 1990 से 2000 के बीच में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM शॉर्ट फॉर्म है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट फॉर्म में CIM, रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग की खोज की गई। अब देखिए 1990 से 2000 के बीच में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की खोज की गई। तो आप देख सकते हैं कि सत्र के अंतर्गत धीरे धीरे हर चीज़ें स्वचालित होती चली गई। फिर आया 2000 से लेके अब तक उत्पादन पूर्णतः स्वचालित हो गया। अब देखिए 2000 से लेके अब तक उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है, पूर्णतः स्वचालित हो गई। मतलब अब हर जगह पर हर चीज़ें पूर्णतः स्वचालन के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। मतलब पूर्ण रूप से स्वचालित हो गया, हर चीज़ क्या हो गई, स्वचालित हो गई। स्वचालन की क्रिया के अंतर्गत ही हर चीज़ चलने लगी और मशीनों का प्रयोग पूर्ण रूप से होने लगा। तो ये हम चार्ट देखें और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसको टिक कर लीजिए कि स्वचालन का विकास कब हुआ, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो ये सब स्वचालन के विकास के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम आते हैं स्वचालन के अवयव। स्वचालन के क्या क्या अवयव हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वचालन के क्या क्या अवयव हैं। तो सबसे पहला अवयव आपका है शक्ति स्रोत।
स्वचालन का पहला अवयव क्या है? शक्ति स्रोत, इसे कहेंगे पावर सोर्स। दूसरा है स्वचालन मशीनें, ऑटोमेटिक मशीन। ठीक, फिर आपका है फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल। तो तीन प्रकार के अवयव आपके स्वचालन के होते हैं। सबसे पहला है शक्ति स्रोत, दूसरा है स्वचालन मशीनें और तीसरा है फीडबैक कंट्रोल। तो अब तीनों चीज़ों को सबसे पहले समझ लीजिए कि होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ है शक्ति स्रोत, पावर सोर्स। तो हम जानते हैं कि किसी भी निकाय को कार्यकारी बनाने के लिए, किसी भी निकाय को चलने के लिए हमेशा हमें पावर की आवश्यकता पड़ती है, और बिना पावर के शक्ति स्रोत के वो चल नहीं सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार की छोटी मशीन हो या मध्यम वर्गीय हो या बड़ी मशीन हो। उन्हें चलाने के लिए हमेशा हमको किसी न किसी विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, और उसी विद्युत के आधार पर हम उसको चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि शक्ति स्रोत, तो किसी निकाय के कार्यकारी बनाने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। शक्ति स्रोत के रूप में सामान्यतः विद्युत स्रोत इलेक्ट्रिक सोर्स का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब कि विद्युत का प्रयोग करके या विद्युत स्रोत के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है वो हम लोग कहते हैं विद्युत स्रोत। ठीक, हम विद्युत शक्ति को विभिन्न शक्ति संयंत्रों से प्राप्त करते हैं। देखिए, हम विद्युत जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हर चीज़ें संचालित होती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तब आप स्वचालन की प्रक्रिया को सोच ही नहीं सकते। क्यों? बिना शक्ति के आप उसको चला ही नहीं सकते। स्वचालित, हम कह रहे हैं ना कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के सारी प्रक्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं। तो स्वचालन प्रक्रिया होगी जब, तो उस समय आपको पावर स्रोत या शक्ति स्रोत की अत्यंत आवश्यकता होगी। बिना शक्ति स्रोत के आप उन मशीनों को चला ही नहीं सकते, और स्वचालन का आपका नियम है या जो कार्यविधि है वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो शक्ति स्रोत का होना अति आवश्यक है। तो हमको जो शक्ति मिलती है वह विभिन्न प्रकार के स्रोतों के द्वारा मिलती है, और यहाँ पर शक्ति का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। शक्ति का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक या पावर, और स्रोत का मतलब हो गया सोर्स। तो जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो विभिन्न प्रकार के सोर्सों के द्वारा मिल रही है, चाहे वह जल के द्वारा हो, चाहे वह कोयले के द्वारा हो या वायु के द्वारा हो। तो विभिन्न प्रकार के शक्ति स्रोतों के द्वारा हमको जो शक्ति मिली उसका प्रयोग हम अपने संयंत्रों को चलाने के लिए करते हैं। अब रही बात संयंत्र आपके कैसे चलेंगे। संयंत्र का मतलब होता है प्लांट। संयंत्र का मतलब क्या होता है? प्लांट। अब प्लांट जो होता है वो हमेशा पावर पे ही चलता है। अब प्लांट को ऑन करने के लिए, उसकी कार्यविधि, उसके प्रोसेसिंग को करने के लिए हमें शक्ति स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो शक्ति स्रोत होगा, जो भी शक्ति स्रोत होगा उसी के आधार पर उसको हम चला सकते हैं। तो किसी निकाय को कार्यकारी बनाने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है, और शक्ति स्रोत के रूप में सामान्यतः विद्युत स्रोत इलेक्ट्रिक सोर्स का प्रयोग किया जाता है। हम विद्युत शक्ति को विभिन्न शक्ति संयंत्रों से प्राप्त करते हैं। हम जो विद्युत शक्ति है उसको विभिन्न प्रकार के शक्ति संयंत्रों से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो जो पावर होती है वो हमको विभिन्न प्रकार के स्रोतों के द्वारा प्राप्त होती है, चाहे वह आपका जल के द्वारा हो या आपका कोयले के द्वारा हो या आपका वायु के द्वारा हो। इन विभिन्न प्रकार के स्रोतों के द्वारा हमको शक्ति प्राप्त होती है, और उन शक्ति का प्रयोग हम अपने संयंत्रों को चलाने के लिए करते हैं, और यह भी एक स्वचालन का एक मुख्य अवयव कहलाता है। अब है स्वचालन मशीनें। स्वचालन मशीनें क्या होती हैं? ठीक, अब लिखिए, इसके अंतर्गत निम्न चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसके अंतर्गत निम्न चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब वो चीज़ें क्या चीज़ हैं उसको देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ है विभिन्न अवयवों को बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें। मतलब विभिन्न प्रकार के अवयव को बनाने के लिए। कौन से अवयव? विभिन्न प्रकार के। तो विभिन्न प्रकार के अवयवों को बनाने के लिए हमें ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। अब मशीनें कौन सी होती हैं? वो ऑटोमेटिक होती हैं। जो मशीनें बनेंगी वो ऑटोमेटिक तरीके से कार्य को करेंगी। तो स्वचालन जो मशीनें होंगी
वो अवयवों को बनाने के लिए ऑटोमेटिक होती हैं। मतलब अवयव का मतलब यहाँ पर बेटा है एलिमेंट से या छोटे छोटे पार्ट से। तो यहाँ पर अवयवों को बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग करते हैं और वो ऑटोमेटिक होती हैं। मतलब कि उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप का प्रयोग नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिक स्वयं अपने माध्यम से चलती हैं। ठीक है। फिर आपका है कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय। आप देखिए गुणवत्ता के बारे में बताए थे कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या क्वालिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए हमको ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम का प्रयोग करना पड़ता है। ऑनलाइन या ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय। ऑटोमेटिक मतलब कि जो स्वयं निरीक्षण करे हर चीज़ का। जैसे आपके टीवी में, आपके मोबाइल में अगर कोई फंक्शन सही ढंग से नहीं चलता है तो उसकी सूचना आपको पहले से प्राप्त हो जाती है कि इस आपका मेमोरी स्टोरेज फुल हो गया है, आप इसको डिलीट करें, अन्यथा आपका मोबाइल बंद हो जाएगा या उसमें कोई भी डाटा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तब जाके अब आप उस डाटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और नई चीज़ों को उसमें ऐड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो निरीक्षण होगा वो ऑटोमेटिक तरीके से होगा और वह गुणवत्ता को नियंत्रित बनाने के लिए ही किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम के द्वारा उसको क्या चेक करके उसको इम्प्रूव या रिपेयर किया जाएगा। तो इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होता है कि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर है औद्योगिक रोबोट। ये भी पहले हम बता चुके हैं आपको कि औद्योगिक रोबोट के द्वारा क्या होता है। औद्योगिक जो रोबोट होगा उसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, सारी चीज़ें एक निर्धारित तरीके से कार्य करेंगी और रोबोट जो होगा वो उद्योगों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा। अब रोबोट का प्रयोग हम उद्योग में क्यों कर रहे हैं भाई? हम अपने कार्य को आसान करने के लिए रोबोट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रोबोट हमको कम समय में अत्यधिक मात्रा में शुद्धता के साथ हर चीज़ें प्रदान करता है। तो रोबोट का प्रयोग यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि वह हर चीज़ को भाई अगर कोई मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो वो रोबोट के द्वारा ही किया जा सकता है और रोबोट उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में शुद्धता के साथ और कम समय में कार्य को कर सकता है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकते, वो सिंगल एक रोबोट के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो इसमें रोबोट का अति महत्वपूर्ण स्थान और अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आदमी का जाना दुर्गम होता है, उस स्थान पर भी रोबोट सुविधाजनक तरीके से कार्य कर सकता है। तो उद्योगों में रोबोट का स्तर यही है कि वह एक निर्धारित क्रम के अनुसार या निर्धारित सेट के अनुसार या प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य को करते हैं और वहाँ के कार्य को सुचारू ढंग से बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। तो होते हैं ये औद्योगिक रोबोट। नाम इनका औद्योगिक पड़ा क्योंकि उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं, इस नाते इनका नाम औद्योगिक रोबोट रख दिया गया। फिर है स्वचालित पदार्थ स्थानांतरण एवं भंडारण इकाई। स्वचालित पदार्थ स्थानांतरण मीन्स ऑटोमेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र एवं स्टोरेज सिस्टम। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा वो ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा। अब मटेरियल का ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक मतलब ये हुआ कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मटेरियल हमेशा पॉइंट टू पॉइंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये सब क्या है, ऑटोमेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र। और स्टोरेज भी जो होगा, स्टोर का मतलब होता है कि किसी एक जगह पर सभी चीज़ों को स्टोर करना, रख रखाव रखना और उस एक मेन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट से वो सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार के जगहों पर चली जाएंगी। इसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र एवं स्टोरेज सिस्टम। और यह भी हमेशा क्या होता है, यह सीएनसी के अवयव के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग करके ही हर चीज़ें हैंडल हो रही हैं। आने वाले कुछ समय में यह प्राप्त होगा, आने वाले कुछ समय में ये होगा कि हमें ना आदमी की आवश्यकता पड़ेगी और ना पेपर की आवश्यकता पड़ेगी और कंप्यूटर और ऑटोमेशन का प्रयोग इतना ज़्यादा होगा कि उस समय उस इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे पेपरलेस एवं पीपललेस इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर पीपल और पेपर का कोई प्रयोग नहीं, बस वहाँ पर